अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बहस चलती थी कि ब्लू स्मार्ट तो ओला और उबर को ख़त्म कर देगी। क्यों? क्योंकि ना इसमें कैंसिलेशन की दिक्कत होती है, ना रात में जाने पर सरचार्ज की मिचमिच होती है। साफ सुथरी गाड़ियां टाइम पर आपके घर के बाहर खड़ी मिलती थीं। लेकिन अब खबर आई है कि ब्लू स्मार्ट अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी के लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है, फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उधर सीटीओ, सीईओ, सीएफओ जैसे बड़े बड़े अधिकारी कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं हैं और पुराने कर्जे चुका नहीं पा रही है। तो आज खर्चा पानी में बात इसी कंपनी की करेंगे, जानेंगे कि आखिर जिस कंपनी को ओला उबर का कॉम्पिटिटर बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये तो मार्केट में आग लगा देगी, वो आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्लू स्मार्ट की कहानी 6 साल पुरानी है, साल 2019 की। तब ब्लू स्मार्ट उबर को इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुहैया कराने वाली एक वेंडर हुआ करती थी। फाउंडर्स थे अनमोल जग्गी, पुनीत के गोयल और पुनीत सिंह जग्गी। उबर को सर्विस देते देते फाउंडर्स को इस स्पेस में कुछ दिक्कतें समझ में आई, जैसे कि कस्टमर्स लंबे वेट टाइम, कैंसिलेशन और सर्ज प्राइस से परेशान हैं। इस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इन दिक्कतों को सुलझाते हुए अपनी खुद की राइड हीलिंग सर्विस शुरू करेंगे और इस तरह बनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी। ओला उबर से आधे टाइम में ही कंपनी ने काफ़ी नाम कमा लिया। ब्लू स्मार्ट साफ सुथरी टाइमली कैब्स देने वाला एक नाम बन गई। अब आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं या फिर बैंगलोर में रहते हैं तो आपको सड़कों पर ब्लू स्मार्ट की वो नीली धारी वाली गाड़ियाँ बड़ी तादाद में नज़र आ जाएंगी। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा ओला और उबर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओला और उबर यूजर्स को, यानी हमें जो ट्रैवलर्स होते हैं, उन्हें ट्रैवल करने के लिए गाड़ियां अरेंज करके देती हैं। जिन ड्राइवर्स के पास गाड़ी होती है उन्हें यूजर से कनेक्ट करा दिया जाता है। जो किराया बनता है उसमें से कमीशन काटने के बाद बाकी पैसा ड्राइवर्स को चला जाता है। इस तरह से यानी कि ओला और उबर की कमाई होती है। लेकिन ब्लू स्मार्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनी, चार्जिंग सेटअप अपना, चार्जिंग हब बनाया, ताकि इस पूरे इकोसिस्टम में उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो, किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। अब जब गाड़ियां अपनी तो उनकी साफ सफाई भी आसान हो गई। इसके अलावा ज़ीरो कैंसिलेशन और नो सर्ज प्राइसेस जैसे फीचर बाकी सारे कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आए। और तो और जो दाम थे वो भी बाकी कंपनीज़ के मुकाबले काफ़ी सस्ते थे। जो कस्टमर्स ओला, उबर या फिर जैसे दूसरी राइड हेलिंग कंपनियों से परेशान थे, उन्हें ब्लू स्मार्ट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा। ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स के बीच भी इक्वली पॉपुलर था। कंपनी ने ड्राइवर्स को वादा कर रखा है कि कुछ भी हो जाए उन्हें 2800 रुपये प्रतिदिन का मिनिमम बिजनेस तो मिलेगा ही। इसलिए ड्राइवर्स को भी तसल्ली रहती थी, जबकि ओला उबर में ड्राइवर्स को ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। राइड मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो आपका हेडेक है। इसलिए जाहिर तौर पर ड्राइवर्स ब्लू स्मार्ट से ज़्यादा खुश थे। सब कुछ मस्त चल रहा था, खबरें चल रही थी कि ब्लू स्मार्ट तो कमाल कर रही है, ओला उबर का धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो कंपनी दूसरों का धंधा बंद कराने वाली थी वो अब अपना धंधा बंद कर रही है। दरअसल जो सुविधाएं कंपनी की पहचान बनी वो उसकी कमाई से ज़्यादा उसकी जेब खाली किए जा रही थी। कंपनी को हर महीने 20 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ ऑपरेशंस चलाने में खर्चना पड़ रहा था। कंपनी के फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के पास कंपनी में 25% हिस्सेदारी है। दोनों ने कंपनी को चलाने के लिए बहुत मेहनत की, अपने पैसे झोंक दिए, बाहर से फंडिंग उठाई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। कंपनी के फाउंडर नई फंडिंग नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई भी नया इन्वेस्टर कंपनी में पैसे डालने से हिचक रहा है। दूसरा बड़ा झटका लगा पेरेंट कंपनी की तरफ से। पेरेंट कंपनी है जेनसोल इंजीनियरिंग, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करती है। ब्लू स्मार्ट के पास इस टाइम 8000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इसमें से 5000 से ज़्यादा जेनसोल इंजीनियरिंग की हैं, यानी उसकी पेरेंट कंपनी की हैं। बाकी कुछ खुद ब्लू स्मार्ट की खरीदी हुई हैं और कुछ थर्ड पार्टी से किराए पर ली हुई हैं। ब्लू स्मार्ट की इमीडिएट फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी पेरेंट कंपनी जेनसोल मदद कर रही थी, लेकिन पेरेंट कंपनी खुद भी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। जेनसोल ने चेन्नई की एक ईवी फ्लीट वेंडर रेफिक्स इंडस्ट्रीज के साथ एक डील की थी, जिसमें 3000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसे बेची जानी थी। इस डील के बदले रेफिक्स उसका 315 करोड़ का लोन चुकाने वाली थी। कंपनी ने, यानी कि जेनसोल ने सोचा था शायद इस डील से उसका कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन ये डील भी 28 मार्च को कैंसिल हो गई, जिससे जेनसोल को तो बड़ा झटका लगा ही, ब्लू स्मार्ट की भी जो बची खुची उम्मीद थी टूट गई।
कंपनी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी भनक तो इस साल की शुरुआत में ही लग गई थी। 2025 की शुरुआत में ये खबर आई थी कि उबर ब्लू स्मार्ट का बिजनेस खरीद सकती है, लेकिन उस समय कंपनी ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर फरवरी में एक दूसरी खबर आई, ब्लू स्मार्ट ने 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर डिफॉल्ट कर दिया था। तब भी कंपनी ने किसी तरह की वित्तीय परेशानी होने से इनकार किया था। फिर मार्च आया, कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया और चल बने। कंपनी के सीईओ अनिरुद्ध अरुण, सीएफओ तुषार गर्ग, सीटीओ ऋषभ सूद और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रिया चक्रवर्ती, ये सभी इस्तीफा देकर जा चुके हैं। कंपनी के फाउंडर कितना भी तसल्ली दिला लें, लेकिन बैक टू बैक जब इतने बड़े लेवल पर इस्तीफे होते हैं तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि कंपनी में ऑल इज नॉट वेल। कंपनी ने सफाई देकर फिर से खबरों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई एक नहीं तो दूसरे रास्ते से बाहर आ ही जाती है। मार्च में कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी और ये खबर भी बाहर आ गई। मीडिया प्लेटफॉर्म इंक 42 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के फाउंडर जग्गी ने एम्प्लॉयज़ को एक इंटरनल लेटर भेजकर कहा कि नकदी की दिक्कतों के चलते सैलरी पेमेंट में देरी हुई है, लेकिन वादा करते हैं कि अप्रैल के आखिर तक सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। और अभी अप्रैल पूरा बीता भी नहीं है कि खबर आ गई है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने राइड हेलिंग सर्विस को बंद करने पर हामी भर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी। उसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी यानी ब्लू स्मार्ट धीरे धीरे करके राइड हेलिंग बिजनेस से निकल जाएगी और वापस से फ्लीट सर्विस में चली जाएगी। फिलहाल उसके पास 8700 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। इन गाड़ियों को धीरे धीरे उबर में शिफ्ट किया जाएगा। शुरुआती फेज में 700 से 800 गाड़ियां ट्रांसफर की जाएंगी। ये प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जब सारी गाड़ियां ट्रांसफर हो जाएंगी उसके बाद ब्लू स्मार्ट राइड हेलिंग बिजनेस से पूरी तरह निकल जाएगी। इंडिया टुडे की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू स्मार्ट उबर से कुछ इन्वेस्टमेंट पाने की भी उम्मीद कर रही है। हालांकि ये डील अभी कंफर्म नहीं हुई है। ईटी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ब्लू स्मार्ट इस डील से 15 से 20 मिलियन डॉलर जुटाने का प्लान कर रही है। हालांकि उसे ये इन्वेस्टमेंट ब्लू स्मार्ट की गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि उसे ये इन्वेस्टमेंट मिलता है या नहीं। अगर गाड़ियां एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती हैं तो ये इन्वेस्टमेंट वाली डील कैंसिल हो सकती है। इधर उबर के हाथों बिकने की खबरों को कंपनी ने एक बार फिर से खारिज किया है। प्योर स्टोरी के एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ब्लू स्मार्ट पहले की तरह ऑपरेट करती रहेगी। हमारी सारी गाड़ियां और ड्राइवर पार्टनर पूरी तरह काम में लगे हुए हैं। कंपनी ने ये भी कहा कि हम स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी नतीजे पर ना पहुंचे। जो भी औपचारिक अपडेट होगा आपसे शेयर कर दिया जाएगा। बहरहाल ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उबर और ब्लू स्मार्ट के बीच डील कब तक पूरी हो जाएगी इस पर कोई टाइमलाइन नहीं है, तो सिर्फ अभी तक इंतजार ही किया जा सकता है कि कंपनी कब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट करती है। अब चलते हैं छोटी मगर काम की सुर्खी की तरफ। आरबीआई की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद कई बैंकों ने अपने ब्याज दरों में बदलाव कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी की दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है। इसके बाद बैंक में एफडी की दरें 2.75% से 7.30% के रेंज में आ गई हैं। इसी तरह केनरा बैंक ने 3 करोड़ तक के डिपॉजिट पर अलग अलग टेन्योर के हिसाब से 20 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है। बैंक ग्राहकों को अब डिपॉजिट और टेन्योर के हिसाब से 4 से 7.25% तक का ब्याज दे रहा है। केनरा और कोटक बैंक दोनों ने प्री मैच्योर विड्रॉल पर, मतलब एफडी तोड़कर अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% तक की पेनाल्टी रखती है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने सेविंग्स रेट में 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है। बैंक ने वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। इसके बाद एफडी की दरें 2.75% पर आ गई हैं। यह दर 50 लाख रुपए से कम अमाउंट वाले डिपॉजिट पर मिलेगा। वहीं 50 लाख रुपए से ऊपर के बैलेंस पर 3.25% का ब्याज दिया जाएगा। आपको बता दें कि निजी सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं उनमें एचडीएफसी का बैंक इसके बाद सबसे लो रेट पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने इधर होम लोन की दरें 25 बेसिस पॉइंट घटा दी हैं और अब ग्राहकों को 7.9% से लेकर 8.1% के दर पर होम लोन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनका सिबिल स्कोर कितना है। नई दरें 15 अप्रैल से लागू हो गई हैं। इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी होम लोन रेट 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। ग्राहकों को अब 8.85% जितने दर पर होम लोन मिल जाएगा। नई दरें 12 अप्रैल से लागू हो गई हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले जरूरी सूचना, बैठकी में हार्डी संधू और जीआईटीएन में वसीम बरेलवी का एपिसोड हमारा लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।